दोस्तों जैसा कि आज आपका 18 मई को आपका थर्ड शिफ्ट का एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम था समाप्त हो गया है। तो थर्ड शिफ्ट में पूछे गए 25 जीके जीएस के प्रश्न, साथ में अंग्रेजी के भी प्रश्न को मिले हैं। सभी प्रश्नों को देखेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का जो प्रश्न है आपको सचिन पाजी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर से आपका संबंधित आज 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला तो आपका ये पूछा गया है कि प्लेइंग इट माई वे, ठीक है, किसकी आत्मकथा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, प्लेइंग इट माई वे किसकी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। ठीक है, प्लेइंग इट माई वे की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपकी सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर जी के बारे में हम लोग आगे के वीडियो में, आगे के प्रश्न में डील करेंगे इनको। तो आपका पहले बात तो राइट आंसर सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। इसके अलावा ये किताब आपका कब लॉन्च किया गया था, तो 5 नवंबर। ठीक है, 5 नवंबर दोस्तों आपका 2014 में इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा इस पुस्तक के सह लेखक कौन है, तो सह लेखक की बात करें तो बोरिया मजूमदार। ठीक है, बोरिया मजूमदार इस पुस्तक के सह लेखक हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ें। इससे पहले आपको बता दें कि अब जो आपका जो एग्ज़ाम है, आपका जो अगला आगे आने वाले शिफ्टों में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो आपका तकरीबन रिपीटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं या उससे जुड़े फैक्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए अभी तक के 33 शिफ्टों का एक पीडीएफ है जो कि हमारे द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें आपका अभी तक 850 प्रश्न है। कल भी आपका 3 शिफ्ट होगा, आज भी 3 शिफ्ट होगा। तो मान के चलते हैं 36 39 शिफ्ट में आपका जितने भी प्रश्न बनेंगे सभी प्रश्नों का उत्तर विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पीडीएफ बन जाएगा। इसका जो शुल्क है मात्र 20 रुपये रखा गया है। ठीक है, इसे लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप का, वहाँ से डायरेक्ट आप लोग आकर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जिनका भी सेकेंड फेज में एग्जाम है या आपका एसएससी CHSL का एग्जाम है, उन सभी के लिए पीडीएफ है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर सामने दिया गया है, आप लोग जाके वहाँ से जानकारी जो है वो प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य जो कि मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति जी के द्वारा राज्यसभा में भी वर्तमान में आपके 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या होने वाला है, तो 12। ठीक है, 12 इसका राइट आंसर आपका होने वाला है। ठीक है, किस किस क्षेत्र में आपके किए जाते हैं, तो पहला है आपका साहित्य के क्षेत्र में, दूसरा आपका विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में, विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव में रखते हैं। उन सभी को आपका राष्ट्रपति के द्वारा जो है जो कि मनोनीत किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा राज्यसभा के बारे में बात करेंगे तो इसका जो उल्लेख है आपके अनुच्छेद 80 में इसका उल्लेख किया गया है। राज्यसभा दोस्तों आपको बता दें ये एक आपका क्या है, तो अस्थाई सदन है। ठीक है, ये दोस्तों आपका राज्यसभा है जो कि अस्थाई सदन, इसका कभी भी विघटन आपका नहीं हो सकता है। इसमें जो अधिकतम सीटों की संख्या है, ठीक है, अधिकतम सीटों की संख्या की बात करेंगे तो आपका 250 यानी कि 250 है। लेकिन वर्तमान में बात करेंगे तो वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में दोस्तों आपका 245 सदस्य हैं। ठीक है, जिसमें आपका 243 आपका निर्वाचित होते हैं और 12 दोस्तों आपका क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा हर दूसरे साल में एक साल में 1/3 सदस्य जो कि सेवानिवृत्त आपका हो जाते हैं राज्यसभा में। ठीक है, उनके सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, ना कि राज्यसभा होते हैं। ठीक है, तो आप लोग के लिए जो गिवे का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको यहीं पूछ देते हैं कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, ये आपका गिवे का पहला प्रश्न है। जो लोग भी डेली बेसिस पे वीडियो देख रहे हैं उनको गिवे के बारे में आपको मालूम होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 352 अनुच्छेद 360 है जो कि किससे संबंधित है। ऑप्शन में दोस्तों आपका आपातकाल दिया गया था जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, अनुच्छेद जो 52 है आपका, अनुच्छेद 52 के तहत आपका राष्ट्रीय आपातकाल आता है। अनुच्छेद 56 के तहत आपका कौन सा आपातकाल आता है, तो राज्यों में आपातकाल लगाने का प्रावधान है। इसके अलावा अनुच्छेद 360 की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका वित्तीय आपातकाल होता है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल अभी तक आपके भारत में कभी भी नहीं लगा है, एक बार भी आपका वित्तीय आपातकाल आपका नहीं लगा है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है जो आप लोग के लिए यहीं पर बता देते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल अभी भारत में कितने बार लग चुका है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक भारत में कितने बार लग चुका है, ये आपका गिवे का तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, भारत में कितने बार लग चुका है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका सचिन तेंदुलकर जी के बारे में कि सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न, ठीक है, सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न पुरस्कार है जो कि कब मिला है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, 2014 हो जाएगा। ठीक है,
सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार है जो कि आपके 2014 में मिला था। 2014 में एक और व्यक्ति को मिला है, सी एन राव जी को, ठीक है। सी एन राव जी को भी 2014 में ही भारत रत्न मिला था। उसी के साथ सचिन तेंदुलकर जी को भी मिला है। सचिन तेंदुलकर जी की बात करेंगे तो भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाली ये प्रथम खिलाड़ी हैं। इनसे पहले किसी को भी आपका भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है और ना ही इनके बाद अभी तक दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर जी की बात करेंगे तो भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं और इन्हें क्रिकेट के भगवान के रूप में है जो कि जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो सबसे इजी प्रश्न, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, ठीक है। तो कुचिपुड़ी दोस्तों आपको आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य शैली है। इस नृत्य का नाम है जो कि कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव के नाम पर पड़ा गया था। तो इस गिवे का ही क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि कुचिपुड़ी का जो नाम है किस जिले के नाम पर रखा गया है, जो कि जहाँ के ब्राह्मण इस नृत्य को करते थे, ठीक है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कुचिपुड़ी, ठीक है, यानी कि पूरी आप आधा खाते हैं या पूरा खाते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप पूरी आधा खाते हैं कि पूरा खाते हैं, ठीक है। तो अगर आप पूरा पूरी खाते हैं तो आपसे आधा खाइएगा, क्योंकि इसको कुचिपुड़ी है जो कि आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसको याद रखने का ये एक ट्रिक है, ठीक है। पूरी है जब भी खाएं तो आप आधा ही खाएं। तो पूरी से कुचिपुड़ी याद रखना है, आधा से आपका आंध्र प्रदेश है जो कि याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हाथी गुफा, ठीक है, किस राज्य में स्थित है, यानी कि एलिफेंट की गुफा किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र राज्य के बम्बई शहर में पौराणिक देवताओं की अत्यंत भव्य मूर्ति के लिए विख्यात है। कौन सा हाथी गुफा, यानी कि एलिफेंट की गुफा। इन मूर्तियों में शिव की त्रिमूर्ति की मूर्ति सर्वाधिक लोकप्रिय है। ये गुफाएं मुंबई से कहाँ पर स्थित है, तो 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एलिफेंट की गुफा मुंबई महानगर के पास स्थित पर्यटकों का एक सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र है और इसमें आपका 7 गुफाओं का सम्मिश्रण है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका है महेश मूर्ति गुफा, ठीक है। इसके अलावा एलिफेंट के गुहा मंदिर राष्ट्रकूट के समय बने थे और एलिफेंट की पहाड़ियों में शिलाोत्कीर्ण करके उमेश महेश गुहा मंदिर का निर्माण लगभग 8वीं शताब्दी में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित हिमालय किन प्लेटों से मिलकर बना है। तो आपको बता दें हिमालय की उत्पत्ति है जो कि आपका पर्वतमाला की उत्पत्ति तिब्बत प्लेट यानी कि यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के पास आने और तैतीस सागर या भूसनती में जमा अवसादों के संपीड़न से हुआ है। ऑप्शन में आपका यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट दिया गया था जो कि बिल्कुल राइट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में हराया था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में आपका हराया था, ठीक है। तो ऑप्शन में दोस्तों 1540 कन्नौज का युद्ध, 1192 तराइन का युद्ध, 1191 तराइन का युद्ध, इस प्रकार करके दिया गया था। तो आपको बता दें किसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है। 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी में दोस्तों आपका मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को जो कि हरा दिया था। इसके अलावा 1191 में आपका तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। शासक दोनों सेम था लेकिन विजेता बदल गया था। विजेता आपका प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान था और द्वितीय युद्ध में आपका मोहम्मद गोरी था। ये भी प्रश्न हमने आपको 10 से 15 बार बता चुका है। इसके अलावा 1540 का कन्नौज का युद्ध की बात करेंगे तो कन्नौज का युद्ध जैसे कि बेलग्राम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दोस्तों आपका हुमायूं और आपका किसके बीच हुआ था, तो शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। विजेता आपका शेर शाह सूरी बना था और आपका जो हुमायूं है आपका भाग गया था कहाँ से, भारत से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जी कि कैपिटल रिसिप्ट आपका है जो कि आपका क्या होता है। तो कैपिटल रिसिप्ट के बारे में बात करेंगे सरल शब्दों में तो किसी सरकारी संपत्ति को बेचकर आया हुआ धन या उधार लिया गया धन जिसे सरकार को ऋणदाता को वापस चुकाना पड़ता है, उससे हम पूंजी प्राप्ति या कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चेस में सफ़ेद खाने कितने होते हैं, ठीक है। आप लोग चेस खेलते होंगे तो इसके बारे में आप लोग को जो है कि जानकारी आपको प्राप्त होती होगी। तो चेस में दोस्तों आपका सफ़ेद खाना पूछा गया था। सफ़ेद में 2 तरह के खाने होते हैं, एक आपका ब्लैक होता है, एक आपका वाइट होता है। टोटल आपका बात करें तो टोटल आपका 64 खाने होते हैं या इसे वर्ग भी कहा जाता है, जिसमें आपका जो 32 खाना होता है वह आपका काला होता है और 32 जो खाना होता है वह आपका सफ़ेद होता है, ठीक है।
तो 32 आपका सफ़ेद, 32 आपका काला होता है। ये खेल है चेस का, जो कि 2 खिलाड़ियों के द्वारा खेला जाता है। प्रत्येक खिलाड़ी के पास एक राजा, वजीर, 2 ऊँट, 2 घोड़े, 2 हाथी और 8 सैनिक होते हैं। बीच में राजा व वजीर रहता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि कथक नृत्य में किस नृत्यंगना को पद्मश्री और संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार दोनों प्राप्त हुआ है। ऑप्शन में आपका सितारा देवी दिया गया था, जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर था। सितारा देवी भारत की प्रतिष्ठित कलाकारों में से एक है। उन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, पद्मश्री और कालिदास सम्मान सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। और सितारा देवी शास्त्रीय नृत्य शैली कथक से संबंधित थी। ठीक है। इसके अलावा उन्हें अभी भी कथक के रानी के रूप में वर्णित किया जाता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को किस ब्रिटिश शासक के द्वारा विशेषाधिकार प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो एलिजाबेथ प्रथम इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब आपका भारत में आया था तो ये कंपनी के तौर पर आया था और इसे विशेषाधिकार आपके महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा प्राप्त हुआ था, जिसे उसे अन्य ब्रिटिश व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा के बिना पूरब के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार मिल गया था। ठीक है। तो आपके लिए जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपके लिए यहीं पर छोड़ देते हैं कि ये जो विशेषाधिकार मिला था वो आपका कितने सालों तक के लिए मिला था पहली बार। ठीक है। कितने सालों तक के लिए मिला था, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि मनरेगा के तहत, ठीक है, मनरेगा के तहत आपके कितने दिनों का है जो कि काम दिया जाता है या किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका होने वाला है वो दोस्तों आपका 100 दिन आपका होने वाला है। मनरेगा का जनादेश प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। इसके अलावा मनरेगा एक श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम के अधिकार की गारंटी देना है और इसे आधिकारिक तौर पर 2 फरवरी 2006 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया था के तहत लॉन्च किया गया है। तो ये भी पूछा जाता है मनरेगा किस वर्ष का अधिनियम है, 2005 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कलिंग के युद्ध में अशोक ने किसे हराया था। ठीक है। तो आपको बता दें कलिंग का जो युद्ध है 261 ईसा पूर्व में महान मौर्य सम्राट जो कलिंग राजा के बीच लड़ा गया था, जो कि वर्तमान में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग है, जिसके परिणाम स्वरूप अशोक ने कलिंग के राजा महापद्मनाभन को हराकर कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। तो ऑप्शन में आपका महापद्मनाभन आपका होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया चाल का ऐसा यूनिट क्या है। चाल का जो ऐसा यूनिट होता है आपका मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। मीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर है। किसी वस्तु की चाल उसकी स्थिति के परिवर्तन का ही परिमाण है। चाल की बात करेंगे तो ये एक अदिश राशि है और रोजमर्रा के उपयोग में आने वाले चाल की सबसे आम इकाई किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। इसके अलावा आमतौर पर हवाई और समुद्री यात्रा के लिए समुद्री मील यानी कि नॉट का उपयोग चाल की इकाई के रूप में ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो ग्रैमी अवार्ड किस संगीतकार ने जीता है। तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन में एक ही दिया गया था जो कि आपके सही था, वो था आपका A.R. रहमान। ठीक है। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले जो आपके संगीतकार हैं आपके A.R. रहमान हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछा गया था आपसे। तो आपको कितना बार बताया है कि जनसंख्या घनत्व है जो कि सबसे ज़्यादा बिहार का है और सबसे कम कहाँ का है। तो ये दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का है जनसंख्या घनत्व है जो कि सबसे ज़्यादा है और कितना है तो आपका 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं उसी की इक्वल को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आपका बिहार का था जो कि हमने आपको बताया था, लेकिन आपसे चौथा क्वेश्चन यहीं पर कर देते हैं कि ओवरऑल जनसंख्या जो घनत्व है किसका ज़्यादा है। ओवरऑल करने का मतलब है यूटी और स्टेट दोनों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कितना है, और बिहार का जनसंख्या घनत्व आपका 1106 वर्ग
प्रति किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था खिचड़ी पर्व है जो कि किस राज्य में मनाया जाता है। तो आप लोग को कितना बार बताए थे कि मकर संक्रांति है जो कि आपका त्यौहार का नाम एक है लेकिन अलग अलग राज्यों में इसे अन्य नामों से मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति को ही खिचड़ी के नाम से जाना जाता है जो कि आपका कहाँ पर मनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, जिसका राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, देखिए मकर संक्रांति को संक्रांति के रूप में छत्तीसगढ़, गोवा, उड़ीसा, हरियाणा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक इस सभी राज्यों में मकर संक्रांति के नाम से, तमिलनाडु में बात करें तो पोंगल के नाम से, उत्तरायण के नाम से आपका गुजरात उत्तराखंड में मनाया जाता है, उत्तरायण यानी कि माघी संक्रांति के नाम से आपका जम्मू में, शिशुर क्रांति के नाम से कश्मीर घाटी में, माघी के नाम से आपका हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में, माघ सागे के नाम से यहीं पर हरियाणा में मनाया जाता है। इसके अलावा भोगाली बिहू के नाम से असम में, खिचड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश बिहार में और पौष क्रांति के नाम से आपका पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। इसके अलावा मकर संक्रमण के नाम से आपका कर्नाटक में मनाया जाता है। तो एक ही पर्व को आपका अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में भारत में जनसंख्या के मामले में किस देश को पीछे छोड़ा है। तो इसका राइट आंसर आपका चीन हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत ने दुनिया का सबसे अधिक आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। दुनिया की लगभग 2.4% भूमि वाला देश भारत कुल वैश्विक आबादी के लगभग 5वें हिस्से का घर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है। तो जल यानी कि पानी में घुलनशील विटामिन वो होते हैं जो शरीर के उत्तकों तक ले जाते हैं लेकिन शरीर में जमा नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको कौन कौन सा विटामिन है जो कि इस जल में घुलनशील है। तो विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, विटामिन बी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपका जो विटामिन है वो आपका पानी में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, इसके अलावा और भी जो विटामिन है उसको एक नज़र देख लेते हैं हम लोग। विटामिन ए जिसे कि रेटिनॉल के नाम से जानते हैं वह आपका कहाँ घुलनशील है, तो वसा में घुलनशील है, इसके कमी से रतौंधी होता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन है, सूखा रोग और अस्थि मृदता होता है। इसके अलावा विटामिन ई की बात करेंगे तो फेरोलस के नाम से ये भी वसा में ही घुलनशील विटामिन है, कम उम्रता हो जाता है। विटामिन के को आपको फाइलोक्योनिन के नाम से जानते हैं, ये भी आपका वसा में घुलनशील है। आपका खून के थक्का जमने की समस्या इसी के विटामिन से होता है। इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जितने भी विटामिन आएंगे सब आपके पानी में ही घुलनशील है, जैसे कि विटामिन B1 जिसे कि थायमिन, विटामिन B12 को राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 को नियासिन, विटामिन B5 को पैंथोनोइक अम्ल, विटामिन B6 को पैराडॉक्सिन, विटामिन B7 को बायोटिन, विटामिन B9 को फोलिक अम्ल कहा जाता है। सभी विटामिन आपके पानी में है और सबसे की कमी से होने वाले रोग हैं जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। विटामिन B1 की कमी से आपका बेरी रोग होता है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा विटामिन B12 की कमी से आपका क्या होता है, तो देखिए विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामाइन है जिससे आपका रक्ता नामक रोग होता है। विटामिन B भी पानी में घुलनशील है, सबकी एस्कॉर्बिक अम्ल आपका इसका रासायनिक नाम है, इसकी कमी से आपका स्कर्वी होता है। तो B के अलावा B कॉम्प्लेक्स और C के अलावा जितने भी विटामिन हैं सभी विटामिन आपके पानी में ही घुलनशील है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि सोनल मानसिंह कौन से नृत्य से संबंधित है। ठीक है, सोनल मानसिंह के बारे में बात करें तो ये आपका भरतनाट्यम उड़ीसा नाट्य शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन में देख लीजिएगा, दोनों था या आपका एक था। अगला है एनी बेसेंट के द्वारा कौन से कॉलेज की स्थापना है जो कि किया गया था 1898 ईस्वी में, कहाँ पर किया गया था। ऑप्शन में पुणे, महाराष्ट्र, मुंबई, बनारस दिया गया था। राइट आंसर आपका बनारस है। एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में हिंदू सेंट्रल कॉलेज की नींव रखी थी जहाँ पर हिंदू धर्म और पश्चिमी वैज्ञानिक विषयों दोनों को पढ़ाया जाता था। इसके अलावा कॉलेज 1916 में बनारस हिंदू कॉलेज के गठन के लिए केंद्र बन गया। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि पादप कोशिका के केंद्र में डैश और जंतु कोशिका में डैश होता है, इस प्रकार करके ऑप्शन दिया था, क्वेश्चन था। ऑप्शन में आपका केंद्रक था जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर था। केंद्रक पादप कोशिका में मौजूद होता है और कोशिका के एक तरफ स्थित होता है। केंद्रक जंतु कोशिका में भी मौजूद होता है लेकिन ये कोशिका के केंद्र में स्थित होता है। तो ऑप्शन में आपका केंद्रक था जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। एक क्वेश्चन था आपका दो पार्टी या संघ के द्वारा किया गया टेम्पोररी गठबंधन को क्या कहते हैं, इस प्रकार का कोई प्रश्न था। प्रश्न क्लियर नहीं मिला पाया है और ऑप्शन भी नहीं मिल पाया है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। इसके अलावा इंग्लिश के कुछ प्रश्नों को देखेंगे तो
एडमिनिस्ट्रेशन का एंटोनिम्स आया था जो कि आपका डिसरिगार्ड, फेल्योर, इनग्रोएंस, इनफिशिएंसी, डिसऑर्गेनाइजेशन, ये सभी आपका एडमिनिस्ट्रेशन का एंटोनिम्स है। इसके अलावा लॉलेसनेस, मिसमैनेजमेंट, नेगलेक्ट, ये सभी आपके हैं। इसके अलावा ट्रस्ट का आपका सिनोनिम्स भी आया था। तो ट्रस्ट का सिनोनिम्स है आपका कॉन्फिडेंस, एक्सपेक्टेशन, फैट, होप, अकाउंट, केयर, प्रोटेक्शन। इसके अलावा देख लीजिएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर दिया गया था। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आज के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे जो कि 100% रियल हैं। 1 से 2 प्रश्न अभी तक नहीं मिल पाए हैं, उसको हम PDF में शामिल कर देंगे। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। सभी महत्वपूर्ण जानकारी SSC MTS से जुड़ी आपको वहीं पर मिलेगी और वहीं पर सबसे पहले आपको मिलती है। इसके अलावा अभी तक के पूछे गए शिफ्टों का PDF प्राप्त करना चाहते हैं, जिसमें आपका ढेर सारे प्रश्न रहेंगे जितने भी अभी तक शिफ्टों में पूछे गए हैं, विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स रहेंगे जो भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसको लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा व्हाट्सअप चैट का, तो वहाँ से डायरेक्ट आप लोग आ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सअप नंबर भी सामने आपको दिख रहा होगा। मात्र 20 रुपये के निःशुल्क शुल्क पर इससे प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम जैसे कि MTS का सेकेंड फेज यानी जून में जो होना है, इसके अलावा SSC CGL और SSC आपका CHSL स्टेनोग्राफर, सभी एग्जामों के लिए GK GS के तौर पर ये जो PDF है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। बहुत ही तरीके से सुनियोजित तरीके से इस PDF को है जो कि बनाया गया है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दिया गया है लिंक, आप लोग जाकर वहाँ से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।